नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत और वक्त हो गया है देख रहा है इंडिया का। बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं। बांग्लादेश में हसीना सरकार के तख्ता पलट में शामिल रहे छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश नए सिरे से सुलग रहा है। उस्मान हादी का शव आज सिंगापुर से ढाका लाया जा रहा है। इसे लेकर हजारों की भीड़ शव को लेने के लिए उमड़ी है। ढाका एयरपोर्ट की सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कि ढाका एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई और ये तस्वीरें आप देखिए, आपको पहुंच रहा है बांग्लादेश और ढाका एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी की गई, लेकिन ढाका एयरपोर्ट के बाहर आप ये तस्वीरें देखिए, भारी संख्या में लोग जमा हो गए हैं और इंतजार हो रहा है हादी के शव का। वो कह रहे हैं कि श्रद्धांजलि देंगे। और छात्र नेता उस्मान हादी की मौत पर बवाल तो कल से चल ही रहा था, लेकिन अब आप देखिए कि ढाका एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं और ये लोग पहुंचे हैं उसको श्रद्धांजलि देने के लिए। हादी की मौत के बाद से ही लगातार लोगों के अंदर एक गुस्सा है और अब फिलहाल हादी के लिए जन सैलाब उमड़ा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि कैसे हादी को श्रद्धांजलि देने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हादी की मौत पर बवाल भी हुआ। जब कल लोगों को ये पता चला कि हादी की मौत हो गई, उसके बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। इतना बवाल किया, कई न्यूज चैनलों के दफ्तरों में आग लगा दी गई, भारतीयों पर भी हमले हुए। इसके अलावा भारतीय उच्चायोग को भी घेरा प्रदर्शनकारियों ने, हालांकि बाद में वहां के सुरक्षा कर्मियों ने, सेना ने हटाया और इसके लिए बाकायदा हिंदुस्तान ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब भी किया था और ये कहा था कि ये जो हो रहा है इसको देखने की ज़रूरत है। लेकिन अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने हैं। एयरपोर्ट से लेकर के शहर के अंदर तक की तस्वीरें हैं, जहां पर हालात आप देखिए कि भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और आप ये देखिए कि कल क्या हुआ, ये भी आपको बताते हैं। दफ्तर में तोड़फोड़ की गई, उसके बाद उन दफ्तरों में लूटपाट कर दी गई। तस्वीरें, चौथी तस्वीर आप देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति बताकर सामान को लूट लिया गया। इसके अलावा आवामी लीग के पार्टी दफ्तर में भी आगजनी कर दी गई। आवामी लीग के नेताओं के घर पर भी हमले हुए। पूर्व पीएम शेख हसीना का घर भी इन लोगों ने जला दिया। भारतीय उच्चायोग को घेरने की कोशिश की, हमने आपको बताया, और उसके बाद वहां से हटाया गया। भारतीय छात्रों को सतर्क रहने की अपील की गई है। और अब आपको मैं बताऊं कि इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे न्यूज रूम का रुख कर रहे हैं। हमारे सहयोगी ताबिश जुड़ रहे हैं। ताबिश, बताइए क्या अपडेट मिल पा रही इस वक्त वहां से? जी देखिए, जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं ये कुछ उसी तरह के हैं जैसा पिछले साल यहाँ पर स्थिति पैदा हुई थी, जब शेख हसीना को बेदखल करने के नाम पर वहाँ पर सड़कों पर लोग उतरे थे। और इस बार फिक्र इस बात को लेकर भी है क्योंकि वहाँ की जो मौजूदा अंतरिम सरकार है वो पहले समर्थन में नजर आती है इन लोगों के कि आप यहाँ पर प्रदर्शन मत कीजिए, जो भी गुनाहगार हैं, हादी के हमलावर हैं, उन पर हम जो है वो उनको पकड़ेंगे और इंसाफ यहाँ पर दिलाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर स्थिति बेकाबू होती हुई नजर आ रही है सरकार के हाथ से, इस लिहाज से भी क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो कहीं ना कहीं अब इस तरह की मांग करने लग गए हैं कि जो मौजूदा अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस की, वो संप्रभुता को बरकरार रखने में नाकामयाब रही है देश की, और अब उनके ही खिलाफ ये प्रदर्शन होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। जो सड़कें इस वक्त लबालब भरी हुई हैं बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों से, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हादी का शव जो सिंगापुर से यहाँ पर लेकर आया जाएगा उसको रिसीव यहाँ पर किया जाएगा। आपसे थोड़ी देर पहले वहां से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, उनसे हमारी बात हो रही थी, वो भी इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि देखिए हालात कुछ ऐसे हैं कि असंतोष एक तरह से बढ़ता चला जा रहा है जो अंतरिम सरकार है उसके खिलाफ वहां पर लोगों में, और जैसी उम्मीद शायद देश की सूरत हाल को लेकर वहां पर लोग कर रहे थे वो करने में वहां की सरकार नाकामयाब रही है। अब कहीं ना कहीं इसको इलेक्शन से भी जोड़कर यहाँ पर देखा जा रहा है क्योंकि फरवरी महीने में बांग्लादेश में इलेक्शन की तारीखों को निर्धारित किया गया है और ये जो हत्या हुई है हादी की, ये ठीक उसके एक दिन बाद हुई है। 11 दिसंबर को तारीख ऐलान किया जाता है और 12 दिसंबर को हादी को हमलावर जो है वो गोली मारकर चले जाते हैं। कुछ दिन तक इलाज वहां पर चलता है बांग्लादेश में, कोशिश की जाती है कि वो बेहतर हो, लेकिन हमला इतना खतरनाक था कि उनकी जान बचाना बहुत मुश्किल था। सिंगापुर ले जाया गया लेकिन नहीं जान बची, और इसीलिए अब इसको कहीं ना कहीं इलेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या कहीं एक बड़ी साजिश तो
तो नहीं इस बात को लेकर कि जो 22 फरवरी की तारीख बिल्कुल ताबिज़ आप बने रहिए, हम आपके पास लौटेंगे और आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन हादी की मौत के बाद से सवाल बहुत सारे हैं और जो लोग हैं वो उग्र हो गए। भारत का पड़ोसी बांग्लादेश एक बार फिर से जल उठा है। राजधानी ढाका समेत कई शहरों में बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी हो गई। लोगों को जला दिया गया है, पत्रकारों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंसा रोकने की अपील हो रही है। यह हिंसा शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत के बाद भड़की है। एक बार फिर जल रहा बांग्लादेश। हिंसा, आगजनी, हत्या। भड़का दंगा, हिंदुओं पर निशाना। हिंसा की ये तस्वीरें बेहद विभत्स हैं, डराने वाली हैं, चिंता बढ़ाने वाली हैं। बांग्लादेश में फैली हिंसा की ये तस्वीर मेमन सिंह के भालुका की है। भीड़ ने दीपू चंद्र दास नाम के युवक को बेरहमी से पीटा, पीट कर मार डाला। इसके बाद युवक को नग्न करके एक पेड़ से लटकाकर उसके शरीर को आग लगा दी। ये तस्वीरें बांग्लादेश के हालात दिखाने के लिए काफी हैं। वहाँ कानून का क्या हाल है ये चीख चीख कर बता रही है। बांग्लादेश में आगजनी हो रही है, अखबारों के दफ्तर निशाने पर हैं, लूटपाट हो रही है। गुरुवार देर रात हालात और बिगड़ गए। देश की राजधानी ढाका समेत कई शहरों में सिर्फ और सिर्फ अराजकता दिख रही है। बांग्लादेश में पत्रकारों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार देर रात देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रोथोम आलो के ऑफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की। आग लगाने के बाद डेली स्टार के करीब 25 पत्रकार 3 घंटे तक ऑफिस के अंदर फंस गए थे। सेना ने बड़ी मुश्किल से इनकी जान बचाई। हमले के चलते प्रोथोम आलो और द डेली स्टार अखबार शुक्रवार को बंद रहेंगे। बताया जा रहा है कि दोनों मीडिया संस्थानों की ऑनलाइन सेवाएं भी लगभग ठप हो गई हैं। पूर्व राष्ट्रपति के आवास में तोड़फोड़। शेख हसीना की पार्टी का ऑफिस जला। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर पूर्व पीएम की आवामी लीग पार्टी भी है। राजशाही में आवामी लीग का दफ्तर जला दिया गया। बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के आवास में भी तोड़फोड़ की गई है। मुजीबुर रहमान पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता हैं। शेख हसीना ने जुलाई क्रांति के बाद से भारत में शरण ले रखी है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी शुरुआत 12 दिसंबर को हुई। शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी को राजधानी ढाका में गोली मार दी गई, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सिंगापुर में इलाज के लिए ले जाया गया था। गुरुवार रात करीब 10 बजे हादी का निधन हो गया। ये खबर जैसे ही फैली, बांग्लादेश जल उठा। लोग सड़कों पर उतर आए, हाईवे ब्लॉक किए गए, दुकानें जला दी गई। कई जगहों पर अंतरिम सरकार ने सेना और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हादी की मौत साजिश है और सरकार हत्यारों को पकड़ने में नाकाम रही है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने टीवी पर राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने हादी की मौत को देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान बताया। शनिवार को राष्ट्रीय शोक घोषित किया और हर मस्जिद में विशेष दुआ का ऐलान किया। शांति बनाए रखने की बात कही। यूनुस ने ये भी कहा, हादी के हत्यारों को किसी भी कीमत पर पकड़ा जाएगा। नृशंस हत्याकांडेर संगे जड़ित सकल अपराधीके द्रुत आईनेर आवताय आना होबे এবং তাদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে। আমি দেশের সকল নাগরিকের প্রতি আন্তরিক আহ্বান জানাচ্ছি, আপনারা ধৈর্য ও সংযম বজায় রাখুন। हादी के हत्यारों की तलाश, 47 लाख रुपए का इनाम।
बांग्लादेशी पुलिस ने उस्मान हादी के हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। 2 प्रमुख संदिग्धों की तस्वीरें जारी की गई हैं। सूचना देने वाले को 5 मिलियन टका यानी करीब 37 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई है। फिलहाल बांग्लादेश में शांति बनाए रखने की कोशिश हो रही है। हिंसा रोकने की अपील की जा रही है। सेना की तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस खबर पर बातचीत करेंगे हमारे साथ सौरभ भी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी ताबिश बने हुए हैं। सौरभ, इस वक्त क्या हालात हैं वहां पर? देखिए, इस वक्त जो शरीफ उस्मान हादी का जो शव है वो ढाका पहुंचने वाले हैं, तो एयरपोर्ट के आसपास एक बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठे हुए हैं और साथ साथ जो शाहबाग है वहां पे भी बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं। आज फिर से जो एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उनके दफ्तर पर हमला फिर से हुआ और जो यूनुस सरकार के जो प्रेस एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस का, उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट किया है जहां पे उन्होंने माफी मांगी है इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से और कहा है कि वो जमीन पे छुप जाना चाहते हैं शर्म की वजह से। तो अगर सरकार के टॉप लेवल पे ये स्थिति है, ये मनोबल है, तो आप समझ सकते हैं बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर क्या बीत रहे हैं। इस वक्त ऐसा लग नहीं रहा है कि सरकार पूरी स्थिति के कंट्रोल में है और आज क्योंकि शुक्रवार है, शुक्रवार में जो प्रेयर्स है उसके बाद एक हिंसा होने की एक संभावना थी और आज रात को क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है, इसलिए एक डर का माहौल भी है। और मयमनसिंह में जो घटना हुआ वो भी एक डरावना घटना है। बिल्कुल डरावनी घटना है और ताबिश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और ताबिश हम आपके पास आएंगे, उससे पहले एक और रिपोर्ट दर्शकों को दिखाना जरूरी है। देखिए, उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश सुलग रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि कौन था उस्मान हादी जिसकी मौत ने बांग्लादेश में बवाल मचा दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। शरीफ उस्मान हादी शेख हसीना विरोधी संगठन इंकलाब मंच का प्रमुख चेहरा और संगठन का प्रवक्ता। जुलाई 2024 में हुए छात्र विद्रोह के दौरान इंकलाब मंच राष्ट्रीय चर्चा में आया था, जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता को चुनौती दी थी। 2024 में बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन जल्द ही शेख हसीना की सरकार के खिलाफ बड़ा विद्रोह बन गया। इस आंदोलन में उस्मान हादी प्रमुख चेहरों में से एक था। वे इंकलाब मंच नामक संगठन के संस्थापकों में से एक और प्रवक्ता था। उनके जोशीले भाषणों ने हजारों युवाओं को सड़कों पर उतारा। इस विद्रोह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिरा दी और शेख हसीना को देश छोड़कर भारत भागना पड़ा। अब एक बार फिर यहाँ कट्टरपंथी उस्मान हादी की मौत को लेकर भारत विरोधी भावनाएं भड़काने में लगे हैं और इसका मकसद आगामी चुनाव में भारत विरोधी माहौल बनाकर वोट बटोरना है। उस्मान हादी का पूरा नाम शरीफ उस्मान बिन हादी था। उनका जन्म 1993 में बांग्लादेश के झालोकाठी जिले में एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता एक मदरसा शिक्षक और स्थानीय इमाम थे। शुरुआती शिक्षा मदरसे से पूरी करने के बाद वे हादी ढाका यूनिवर्सिटी पहुंचा, जहां उसने राजनीतिक विज्ञान की पढ़ाई की। यहीं से उसके राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हुई, लेकिन उसे असली पहचान 2024 के जुलाई विद्रोह से मिली। उस्मान हादी जुलाई 2024 क्रांति का नायक बनकर उभरा। हसीना सरकार गिरने के बाद उस्मान हादी ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। वे आगामी फरवरी 2026 चुनाव में ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार था। चुनाव प्रचार के दौरान ही 12 दिसंबर 2025 को ढाका के पलटन इलाके में उन पर जानलेवा हमला हुआ। मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने उनके सिर पर गोली मार दी। गंभीर हालत में उसे पहले ढाका के अस्पताल में भर्ती किया गया,
फिर बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर एयरलिफ्ट किया गया, लेकिन 18 दिसंबर 2025 को सिंगापुर जनरल अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। उस्मान हादी की पहचान भारत विरोधी के तौर पर भी थी। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में उसने एक तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा सर्कुलेट किया था, जिसमें भारतीय इलाके के कुछ हिस्से भी शामिल थे। बांग्लादेश के घटनाक्रम पर नजर रखने वाले बताते हैं कि उसकी तीखी भाषा और टकराव वाले रवैये ने ही उसे बांग्लादेश में पहचान दिलाई। সাথে দিল্লি সংবিধান লিখে দিল দিল্লি, এখানে আরেকটা বাকশাল কায়েম করে এটা আওয়ামী লীগের গণতন্ত্র তারা বানাই ফেলবে। उस्मान हादी की मौत की खबर फैलते ही बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी। ढाका, राजशाही समेत कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की। प्रमुख अखबारों प्रथम आलो और डेली स्टार के दफ्तरों पर हमला हुआ। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने हादी की मौत को राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया और एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया। उन्होंने हत्यारों को जल्द पकड़ने का वादा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि उस्मान हादी कौन है, लेकिन ताबिश कितनी देर में शव पहुंचेगा ढाका, जिसको लेकर के लोग भारी संख्या में एयरपोर्ट के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। कहा जा रहा है कि 6:30 बजे के आसपास का वक्त है जब उस शव को ढाका लाया जाएगा, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आखिर जो स्थिति वहां पर बनी हुई है वो कहां पर जाकर थमेगी। पहले लग रहा था कि जो विरोध है ये इस बात को लेकर है लोगों का कि जो हत्यारे हैं उनको यहां पर पकड़ा जाए, लेकिन जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं वहां से ये बातें अब सामने आ रही हैं कि ये लोग न सिर्फ हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग यहां पर कर रहे हैं, बल्कि अब ये सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन होता जा रहा है। और अगर ये ऐसा होता है तो नेतृत्व संकट की तरफ कहीं ना कहीं बांग्लादेश यहां पर जा रहा है, क्योंकि आप देखिए पहले ही अंतरिम सरकार वहां पर है और उसके मुख्य सलाहकार जो वहां पर हैं मोहम्मद यूनुस, अब उनके खिलाफ अगर ये लोग हो जाते हैं तो फिर बांग्लादेश में चेहरा कौन बचता है। हादी जो कि बांग्लादेश 8 सीट से इस बार निर्दलीय उम्मीदवार अपने आप को खड़ा कर रहे थे, प्रोजेक्ट कर रहे थे, उस लिहाज से उनकी हत्या हो गई है। जो अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं उनके खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। शेख हसीना बांग्लादेश में है नहीं, तो आप सोचिए कि इस हालत में देश किस दिशा में यहां पर जा रहा है और इन लोगों को कौन शांत करेगा, किस हद तक जाकर ये बात जो है रुकेगी। ये तमाम चीजें हैं जो एक बड़ी फिक्र है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि एक पड़ोसी देश होने के नाते हमारे लिए भी, क्योंकि एक तरह का भारत विरोधी नैरेटिव ये लोग वहां पर तैयार कर रहे थे जो इस वक्त बांग्लादेश की सड़कों पर। बिल्कुल ताबिश, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो ताबिश हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कैसे ये पूरा नैरेटिव सेट हो रहा। लेकिन आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी से शुरू हुआ ऑपरेशन घुसपैठिया अब कई राज्यों में दिख रहा है। सीएम योगी के सख्त निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में आए दिन बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ हो रही है। लखनऊ में तो एक बांग्लादेशी महिला को 3 नकली आधार कार्ड के साथ पकड़ा गया है। इस पूरे रैकेट का यूपी एटीएस ने भंडाफोड़ किया है। वहीं हरियाणा, बंगाल, त्रिपुरा समेत सब जगह घुसपैठियों पर नकेल कसी जा रही है। अवैध घुसपैठियों पर सख्त एक्शन। का सारा कुछ पूरा बना हुआ है। असली का है। लखनऊ में नकली आधार कार्ड रैकेट। एटीएस ने की घुसपैठियों की धरपकड़। योगी का मॉडल पहुंचा दूसरे राज्य। यूपी से शुरू हुआ ऑपरेशन टॉर्च बाकी राज्यों में भी पहुंच गया है। जगह जगह अवैध घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है, उनके आधार कार्ड की चेकिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो एक नकली आधार कार्ड रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। लखनऊ में नरगिस नाम की एक बांग्लादेशी महिला की गिरफ्तारी के बाद एक बड़े नकली आधार कार्ड रैकेट का खुलासा हुआ है, जिसमें एटीएस ने इस मामले में 10 और लोगों को निगरानी में रखा है। पूछताछ के दौरान नरगिस से 3 नकली आधार कार्ड बरामद किए गए। अधिकारियों ने बताया कि हर कार्ड पर अलग अलग नाम और पता था, जिससे पता चलता है कि वह पकड़े जाने से बचने के लिए बार बार अपनी पहचान बदल रही थी। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस मामले से एक बड़े नकली आधार सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसने कथित तौर पर कई अवैध प्रवासियों को भारतीय पहचान पत्र दिलाने में मदद की। सूत्रों ने बताया कि ये नेटवर्क न केवल जाली दस्तावेज बनाने में मदद करता था, बल्कि रहने की जगह का भी इंतजाम करता था और इसमें शामिल लोगों की पहचान छिपाने में भी मदद करता था।
यूपी के मुजफ्फरनगर में भी अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई हुई है। रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन हुआ। कारखानों में काम करने वाले लेबर के सत्यापन को लेकर कई फैक्ट्रियों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस फोर्स ने फैक्ट्री लेबर के डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड भी चेक किए। लेबर का सत्यापन न होने पर फैक्ट्री मालिकों को पुलिस ने हिदायत दी। ये हमारे अभियान जो चल रहा है बहुत पहले से चल रहा है, करीब 1 महीने से बड़े तेवर के लेवर से चल रहा है, जिसके तहत हम लोग बाहर से आए हुए गैर जनपदीय, गैर प्रांतीय या फिर हो सकता है संभवतः कुछ घुसपैठी हो सकते हैं अवैध रूप से जो रह रहे हैं, उन सभी का खोज कर रहे हैं और ऐसे सभी संदिग्ध लोगों का सत्यापन कर रहे हैं। ऐसे मोहल्लों में जा रहे हैं जहाँ पे लोग बाहर से आके रहते हैं। आज एक फैक्ट्री में आए जहाँ पे बाहर से आके लेबर काम कर रही होती है, तो उसी के क्रम में हम लोग ने कुछ त्रुटियां पाई हैं सिक्योरिटी में और उसको ठीक किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान के आदेश के बाद रायबरेली पुलिस ने रेलवे लाइन के किनारे बने मकानों में लोगों से पूछताछ की। संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वस्तु व संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कराई गई थी रेलवे स्टेशन के पास। इसके अंदर देखा गया जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनके कागज चेक किए गए, कब से वो वहाँ रह रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और सत्यापन उनका सही से कराया जा रहा है। उनके स्थानीय थानों से भी बात की जा रही है, पूछा जा रहा है। हरियाणा में भी ऑपरेशन टॉर्च का असर देखने को मिल रहा है। योगी का मॉडल हरियाणा पहुंच चुका है। रेवाड़ी पुलिस इन दिनों अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन मोड में है। घरों की चेकिंग हो रही है। अनजान लोगों को किराए पर घर देने के खिलाफ पुलिस एक मुहिम चला रही है। हमने सभी एसएचओ को डायरेक्शन दी थी, जिसमें मतलब हमारे 73 के करीब जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं वो हमने राउंड अप किए थे। इनमें से 44 के ऊपर हमने मुकदमे दर्ज किए, जो कि रामपुरा में और कसौला में दर्ज है। और जहाँ तक कि इन लोकेशन की बात है, मुख्यतः ये उन भट्टों पे काम करते हैं एज ए लेबर, जो कि हमारे रामपुरा और कसौला एरिया या किसी भी दूसरे थाने क्षेत्र में कि वहाँ पे ठेके पे काम करते हुए हमें मोस्टली मिले हैं। और जब चेकिंग के दौरान जो हमारी थाना स्तर पर जो हमारी टीम हमने गठित की है, चेकिंग के दौरान जब उनके डॉक्यूमेंट चेक किए गए तो हमने पाया गया कि उनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट जो कि भारतीय नागरिकता से संबंधित है वो नहीं मिले। इनको हमने राउंड अप करके जुडिशल प्रोसीजर अडॉप्ट करके इनको हमने डिपोर्ट किया गया है बांग्लादेश में। साल 2025 के अंत तक जिले में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज कर 73 बांग्लादेशियों को बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि जिला रेवाड़ी में अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ उन्हें पकड़कर बांग्लादेश डिपोर्ट करने का अभियान जनवरी 2025 से शुरू किया गया, जो आगे भी लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि डिपोर्ट किए गए अधिकांश बांग्लादेशी रोजगार की तलाश में बांग्लादेश से अवैध तरीके से घुसपैठ कर भारत में आने के बाद जिले में मजदूरी करने आ गए थे। अभी भी पुलिस का ये अभियान लगातार जारी है और जब तक एक बांग्लादेशी को उनके वतन डिपोर्ट नहीं कर दिया जाता, पुलिस की कार्यवाही जारी रहेगी। पश्चिम बंगाल में भी एक्शन देखने को मिला। यहाँ दिनाजपुर में गैर कानूनी तरीके से भारत से बांग्लादेश लौटते वक्त 4 बांग्लादेशी युवकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए चारों लोग दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे। फिर उन्होंने कथित तौर पर बॉर्डर रूट पर एक ब्रोकर की मदद से गैर कानूनी तरीके से बांग्लादेश लौटने की योजना बनाई। इसी मकसद से वो टोटो में सफर कर रहे थे जब उन्हें पकड़ लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते हैं। माणिक राव कोकाटे को राहत मिल गई है, सजा पर रोक लग गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। सजा पर रोक है लेकिन दोषी बरकरार हैं। हाईकोर्ट ने माणिक राव कोकाटे की सजा पर रोक लगा दी है। उन्हें 1 लाख रुपए की निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। अदालत ने उनकी सजा पर रोक तो लगाई है लेकिन उन्हें आरोपों से मुक्त नहीं किया है। माणिक राव कोकाटे इस मामले में दोषी बने रहेंगे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया था, लेकिन अब उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिली है कि वो गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर इस बीच आ रही है। ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कई सितारों की संपत्तियों को अटैच कर दिया है।
जिनकी संपत्तियां अटैच की गई हैं उनमें एक से एक बड़े नाम हैं। आप देखिए, युवराज सिंह, रॉबिन उथप्पा, उर्वशी रौतेला, सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती, अंकुश हजरा और नेहा शर्मा शामिल हैं। आपको बता दें कि किसकी कितनी संपत्ति अटैच हुई है। युवराज सिंह की 2.5 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई है, रॉबिन उथप्पा की 8 करोड़ 26 लाख, उर्वशी रौतेला की 2 करोड़ 2 लाख, सोनू सूद की 1 करोड़ की संपत्ति, इसके अलावा मिमी चक्रवर्ती की 59 लाख की संपत्ति, अंकुश हजरा की 47 लाख 20 हजार, नेहा शर्मा की 1 करोड़ 26 लाख। आज की कार्रवाई में ईडी ने कुल 7 करोड़ से ज्यादा यानी 7.93 करोड़, लगभग 8 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। चाहे पूर्व क्रिकेटर हो या ये फिल्म स्टार हो, इन सब की संपत्ति को अटैच कर दिया गया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते। यूपी में कफ सिरप के काले कारोबार पर राज्य सरकार शिकंजा कसती जा रही है। इससे जुड़े लोगों की धरपकड़ हो रही है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहली बार इसको लेकर खुलकर बयान दिया है। उन्होंने हर माफिया के संबंध में समाजवादी पार्टी से होने की बात कही। दरअसल कफ सिरप मामले को लेकर लगातार विपक्षी दल, खासकर समाजवादी पार्टी हमलावर है। अब सीएम योगी ने कहा है कि एसटीएफ और यूपी पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनके संबंध समाजवादी पार्टी से मिले हैं। इस पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। उससे पहले आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहते हैं। दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। 30 नवंबर को आया नगर इलाके में एक 55 साल के शख्स पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 72 राउंड फायरिंग की गई। जी हां, 72 राउंड। 72 में से 69 गोलियां उसके शरीर में जा लगी। इस शख्स का 3 बार पोस्टमार्टम करना पड़ा। इस पूरे हत्याकांड पर नए खुलासे हो रहे हैं। आपसी रंजिश के चलते शख्स को मारा गया था और उसके परिवार वाले अभी भी डरे हुए हैं। इस पूरे मामले में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का एंगल भी सामने आ रहा है। 69 गोलियां और एक मर्डर। 55 साल के शख्स की सरेआम हत्या। लगातार 72 राउंड फायरिंग। शव से निकली 69 गोलियां। 55 साल के रतन लोहिया पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 72 राउंड फायरिंग हुई। उनके शरीर को 69 गोलियों से छलनी कर दिया। शरीर में इतने छेद हो गए कि फॉरेंसिक टीम को गिनने में कई घंटे लग गए। जब उनके शरीर से गोलियां निकालने का सिलसिला शुरू हुआ तो हर कोई हैरान रह गया। ये वारदात साउथ दिल्ली के आई नगर की है, जहां आपसी रंजिश के चलते शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां चलवाई गई। ये घटना 30 नवंबर की है और अब इस सनसनीखेज मर्डर में बड़ा खुलासा हुआ है। ये आया नगर का वही जगह है जहां पर एक शख्स, रतन नाम के एक शख्स की हत्या हुई और हत्या 1-2 गोली नहीं बल्कि 59 गोलियां उनके शरीर में मिली। आखिर ये 59 जो गोलियां हैं वो क्यों मारी गई, इसकी कहानी जो है वो छतरपुर के सीडीआर चौक पर शुरू होती है, जहां पर अरुण और दीपक नाम के 2 युवकों की आपस में लड़ाई हुई। अरुण को दीपक ने पहले पीटा और उसके बाद में दीपक ने अरुण की हत्या कर दी। फिर जो है वो ये गैंगवार का रूप इसने लिया और दीपक के जो पिता हैं रतन, वो यहाँ पर जब सुबह की मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो अचानक एक गाड़ी आई, उसमें 3 लोग सवार थे और उन्होंने एक के बाद एक यानी 73 राउंड 73 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें से 59 गोलियां दीपक के पिता रतन के शरीर से पोस्टमार्टम के दौरान निकाली गई। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का एंगल भी सामने आया है। इनपुट मिले हैं कि विदेश में बैठे गैंगस्टर्स ने इस हत्या के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था। फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और अन्य टीमें शूटरों की तलाश में जुटी हैं। अब ये इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड हुआ और ये गैंगवार हुई कि इसमें अब पुलिस को शक है कि कई प्रोफेशनल जो गैंगस्टर हैं उनका सहारा इस पूरे हत्या में लिया गया, क्योंकि दीपक वही शख्स है जो कि छतरपुर का शूट आउट उसने किया था और दीपक ने अरुण की हत्या की थी
और अब दीपक के पिता की इस जगह पर हत्या हुई और उसमें अरुण के चाचा कमल, जो कि पहले से हिस्ट्री शीटर रहे हुए हैं, उनका नाम आ रहा है और अरुण का जो छोटा भाई है अंकित, उसका नाम आ रहा है। और यही वजह है कि इस पूरे दुश्मनी में जो रतन है मृतक, उनके शरीर से 1-2 गोलियां नहीं बल्कि 59 गोलियां निकली हैं। आया नगर के दो परिवारों के बीच 2024 से रंजिश चल रही थी। मई 2025 में दीपक उर्फ दीपू ने अरुण की हत्या की थी। इस मामले में दीपक और उसके 4 साथी जेल में हैं। रतन, जो इस हत्याकांड में मारे गए हैं, दीपक के पिता थे। जी, मेरे पिताजी सुबह 6 बजे निकले थे दूध के डेयरी के लिए और बदमाशों ने घेर कर उनकी हत्या कर दी। इसमें शामिल रामवीर लोहिया और उनके साले निंदर और कमल है, जिन्होंने मेरे पिता के साथ ये किया है। और वो मेरे पिताजी को धमकियाँ देते थे कि मारेंगे, तुम्हारी फैमिली को पूरी को ख़त्म करेंगे, तो रतन के घर के कुत्ते को भी नहीं छोड़ेंगे। वो हमें लगातार धमकियाँ देते थे। मेरे पिताजी ने प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन भी दी हुई थी, थाने में भी और कोर्ट में भी, लेकिन पुलिस ने मेरे पिताजी को प्रोटेक्शन नहीं दी और उन्होंने ये काम कर दिया। उनको पूरी तरीके से सपोर्ट था, पॉलिटिकल सपोर्ट है। और रामवीर लोहिया अपने साथ प्रोटेक्शन लेके घूमता था और हमें किसी चीज़ की प्रोटेक्शन नहीं दी कि प्रशासन ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। आपको बताते हैं कि 30 नवंबर की सुबह को आखिर हुआ क्या था। सुबह 6:24 पर पुलिस को आया नगर फेज 5 में फायरिंग की PCR कॉल मिली। मौके पर रतन की लाश खून से लथपथ मिली। शव से 69 गोलियां निकली और मौके से कई खाली कारतूस बरामद हुए। CCTV फुटेज में दिखा कि 3 हमलावर एक काले रंग की निसान मैग्नाइट कार में वारदात से पहले और बाद में घूम रहे थे। कार के नंबर प्लेट जानबूझकर हटाई गई थी। आपको बताते हैं कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी आखिर है कौन। अरुण का मामा कमल मुख्य संदिग्ध, वो और उसका परिवार फरार हैं। दीपक का भाई अंकित भी गायब है, उसने अपना मोबाइल घर पर छोड़ा। कमल का आपराधिक इतिहास है, कई मामलों में वो वांटेड है। पुलिस जांच तेज हो गई है। मौके से 3 जिंदा कारतूस और कई खाली शेल बरामद हुए थे। CCTV फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस शूटरों की पहचान करने में जुटी है, लेकिन परिवार का आरोप है कि अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और उन्हें भी धमकियां मिल रही हैं। जी नहीं, अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया। कोई पुलिस ने ऐसी कोई खास कार्रवाई नहीं की। ना पुलिस ने वो उनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी है, उनके पास गुंडे बदमाश भी है। उन्होंने अभी तक हम ये फैला रखा है कि अभी इनके घर के 3 लोगों को और मारेंगे। अभी हमें पुलिस ने कोई प्रोटेक्शन नहीं, वो कोई कार्रवाई नहीं की और नहीं अभी तक कोई पकड़ा गया है पुलिस के हाथों। दिल्ली के आया नगर से मनोज के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।